क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, हम आज बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आगे। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने पिछले 2 लेक्चर में देखा हमने कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होती है, कोलेनकाइमा क्या होती है, स्क्लेनकाइमा क्या होती है, पैरेनकाइमा क्या होता है, प्रोजेनकाइमा क्या होता है, इडियोब्लास्ट क्या होता है, एरेनकाइमा क्या होता है, क्लोरेनकाइमा क्या होता है, ठीक है, फाइबर क्या होते हैं, स्टोन सेल्स स्केलेट क्या होते हैं, ब्रेकिस्केलेट क्या होते हैं, मैक्रोस्केलेट क्या होते हैं, कि मेरिस्टेम की बात करें तो लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम के एग्जांपल क्या है, कॉर्क कैम्बियम क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम क्या है, ये सब चीजों को हमने अच्छे से समझा। ये सारे की टर्म में क्यों लेता हूं, इसलिए मैं जो है वो एक सांस में सारे कीवर्ड बोलने की कोशिश करता हूं ताकि आपको याद रहे कि चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या दिमाग में घूमता रहना चाहिए। कोई कभी पूछे तो आंसर उसको बराबर मिलना चाहिए। कि बॉस एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हमने ऐसा पढ़ा है कि आप हमसे पूछेंगे तो हमें उत्तर दे पाएंगे। आप में से कई सारे बच्चों ने जो है मॉर्फोलॉजी के लेक्चर्स को बहुत एंजॉय किया और उन्होंने किसी ने कल मुझे व्हाट्सएप पे एक अपना मैसेज भेजा कि सर मेरे घर के पास में एक बॉस गार्डन है, कहीं रहते होंगे वहां पे, वो कलकत्ता में कहां पे, तो एक गामा गार्डन है। मैं वहां पहले कभी गया नहीं था वहां पे, लेकिन मॉर्फोलॉजी पढ़ने के बाद जब मैं गामा गार्डन गया तो मुझे वो गार्डन एक अलग नजरिए से देखने में मजा आया। मैं पत्तियों के टाइप देख रहा था, मैं स्टेम के टाइप देख रहा था, मैं वहां पे जो है वो रूट देख रहा था अलग तरीके के। मुझे बहुत अच्छा लगा सर देखकर। और बेटा यही तो लर्निंग है, यानी कंपटीशन के लिए तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, आप सीख रहे हैं। और सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आप जब चीजों को अपने अंदर इनकलकेट कर लेते हैं ना, तो कोई आपको दुनिया में नहीं हरा सकता है, कोई आपको दुनिया में नहीं हरा सकता है। क्लियर? चलिए, तो एक काम करते हैं। सबसे पहले मैं जो है वो एक इंपॉर्टेंट बात बताया था आपको। मैं आपको देता हूं डिस्क्लेमर। लेक्चर के दौरान यदि आपको नींद आती है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, उसके लिए जिम्मेदार है चैप्टर का कंटेंट जो है वो जिम्मेदार है उसके लिए। हालांकि यदि मेरे पढ़ाने के बाद नींद आ गई तो मतलब यह है कि मुझे रीथिंक करना पड़ेगा बार बार कि भैया डॉक्टर जितेंद्र सुधर जाओ, बच्चे सोने लगे आजकल लेक्चर में, के तो सोना नहीं चाहिए बच्चे के। कमांडोस जागना, ठीक है, बुरा लगेगा तो भी जागना जरूरी है। के ऐसे जैसे ना बाजू में नाशपाती है ना, तुमको मैं इमेजिन कर लूंगा तुम ऐसे पियर के समान उठ के, और ऐसे उदास मन से मत पढ़ो, सीखने के मन से पढ़ो। चलो तो एक काम करते हैं, सीखने के इस सफर में कुछ पूछते हैं दूसरों से, है ना। चलो, तो क्वेश्चन सामने आपके ये है कि आपके सामने एनसीईआरटी का फिगर 6.1 है और आपको इसको लेवल करना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, 1 2 3 4 5 6। आपको इन डायग्राम की लेवलिंग करना है बगैर बुक को देखे। आपको ये डायग्राम खुद ही दिमाग में रखना है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, प्लीज यूज यूर वर्कबुक। के जो वर्कबुक है बेटा उसको यूज कीजिए। 11th का 12th का दोनों का एनसीईआरटी के बेस पे वर्कबुक दिया गया है बेटा डाउनलोड सेक्शन में। प्लीज इसका प्रिंट आउट जरूर लीजिएगा वर्कबुक का, ठीक है, उसको यूज कीजिए, ठीक है। बाकी डीपीएस का या परफॉर्मेंस शीट का प्रिंट आउट ले ना ले उतना फर्क नहीं पड़ता, परंतु इसका प्रिंट आउट आपको लेना चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए, तो अभी आप इसका, अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये, अभी बात खत्म नहीं है, अभी तो प्रश्न चलेंगे भी। बताइए कि ये दिया गया जो मार्क किया गया स्ट्रक्चर है वो क्या है, के जो है ये क्या है, के तो इसको आप आंसर कीजिए। के तो इमेज ए में जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है बेटा ये क्या है आपको बतलाना, ये जगह क्या कहलाती है, ठीक है। फिर आपको बताना है कि ए किस तरह का टिश्यू है, ठीक है, ए किस तरह का टिश्यू है, बी क्या नाम है और सी का नाम क्या है, आपको ये बताना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको ए बी सी आपको पहचानने हैं, कुल मिलाकर ए बी सी आपको पहचानना है कि ए टिश्यू क्या है, बी टिश्यू क्या है, सी टिश्यू क्या है। अब वो तो गाना गा लिया, हमें याद अच्छे से। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है पेरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा, तीसरा होता है स्क्लेनकाइमा। स्वाहा,
याद करके बैठे हम तो, है ना, ठीक है, लगा लिया हमने। सर डायग्राम तो कम से कम आगे पीछे कर देते, चलो ठीक है ना, याद अच्छी बात है। लेकिन कोलेनकाइमा का यूनिक फीचर क्या है? कॉर्नर में एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ प्राइमरी वॉल मटेरियल, वो इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं है। फिर स्टेनकाइमा काम करने के लिए मर गया बेचारा, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए, सबसे मजबूती से सहारा देने के लिए इसने खुद को सैक्रिफाइस कर लिया, खुद का इसने बलिदान दे दिया। वो क्या हो गया बेटा? वो हो गया है आपका स्टेनकाइमा के जो डेड मैकेनिकल टिश्यू ऑफ द प्लांट है। एक पौधे के सारे मैकेनिकल टिश्यू को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्टीरोम कहते हैं। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? स्टीरोम वर्ड यूज करते हैं। तो देखो कुछ टर्मिनोलॉजी दिमाग में हमको रखना है कि स्टीरोम क्या होता है? ऑल द मैकेनिकल टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल इज प्लांट बॉडी, उन्हें स्टीरोम कहते हैं। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू ऑफ प्लांट बॉडी कोलेनकाइमा है। डेड मैकेनिकल टिश्यू ऑफ प्लांट बॉडी स्टेनकाइमा है। सबसे मजबूत मैकेनिकल टिश्यू क्या होता है? स्टेनकाइमा होता है। और प्रोजेनकाइमेटस का मतलब क्या होता है? इलोंगेटेड, लंबी कोशिकाओं के लिए प्रोजेनकाइमेटस वर्ड यूज करते हैं। प्रोजेनकाइमा इलोंगेटेड पेरेन्काइमा सेल होती है। एरेन्काइमा ऐसी पेरेन्काइमा होती है इसमें एयर, इंटरसेलुलर स्पेस में एयर भरी होती है, ठीक है। क्लोरेन्काइमा ऐसी पेरेन्काइमा होती है जिसमें कि क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। मीजोफिल सेल उसका एग्जांपल है। क्लियर? तो ये हमने ब्रीफ में चीजों को हमने रिव्यू किया। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, अभी तक हम क्या समझे? अभी तक हम ये समझे कि मेरिस्टेम क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप देखें। अब बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। अब पहला तो क्वेश्चन ये उठता है कि वेयर इज दीज आर प्रेजेंट, इनका लोकेशन क्या है? एक प्राइमरी प्लांट बॉडी में सबसे अधिक कौन सा टिश्यू पाया जाता है? एक प्राइमरी प्लांट बॉडी में सबसे अधिक मिलने वाला टिश्यू होता है पेरेन्काइमा। क्या होता है बेटा? पेरेन्काइमा, ठीक है ना। अब जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की यदि हम बात करें तो ये कहां मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे आपको अंदरूनी भाग में, सेंट्रल सिलेंड्रिकल पोर्शन के आसपास आपको मिलेंगे। इसके मतलब ये कहां मिलेंगे आपको? याद रखिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सुनिएगा बात को ध्यान के, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपको कॉर्टेक्स वाले हिस्से में देखने नहीं मिलेंगे। दे आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स में नहीं मिलेंगे। ये कहां मिलेंगे आपको? स्टील में देखने मिलेंगे। कहां मिलेंगे आपको? स्टील में। के स्टील क्या होता है? सेंट्रल सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द स्टेम, तने का केंद्रीय बेलनाकार भाग। ये मैं डेफिनेशन कई बार बोलूंगा लेक्चर में और आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए के द सेंट्रल, सुनो और सुन के इसके दिमाग में डाल लो। द सेंट्रल सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ डाइकॉट स्टेम which is surrounded by the cortex is known as steel. डाइकॉट स्टेम का केंद्रीय बेलनाकार भाग जो कॉर्टेक्स से घिरा होता है उसे हम स्टील कहते हैं। स्टील में क्या शामिल है? स्टील में पित्त शामिल है। पित्त मतलब मेडुला, बीच वाला हिस्सा। पिथरे शामिल है, कुछ सेल्स जो मेडुला से निकलती हुई बाहर तक आती है उन्हें पिथरे बोलते हैं। वेस्कुलर बंडल शामिल है और पेरिसाइकल शामिल है। हम सब पढ़ेंगे जब हम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम देखेंगे बेटा, तब हम सब पढ़ेंगे। अभी तुम इन शब्दों को सुन के दिमाग में डाल लो कि सर बार बार बोलते हैं स्टील, तो स्टील का मतलब स्टील का बर्तन नहीं है। स्टील का मतलब स्टील का बर्तन नहीं, स्टील का मतलब है सेंट्रल सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द स्टेम जो मैकेनिकल सपोर्ट देने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्टील के समान स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो स्टील बोल दिया इसको हमने। वॉन टिगम एंड डुलियट ने पहली बार स्टीलर थ्योरी को दिया था और ये टेरिडोफाइटा के लिए दिया था उन्होंने, ठीक है। वहां भी हम बात करेंगे, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब। अभी हमने क्या बोला? हमने कहा कि जो सेंट्रल सिलेंड्रिकल पार्ट है वो है स्टील। अब ध्यान से बात सुनो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म ग्राउंड टिश्यू? ग्राउंड टिश्यू का मतलब क्या होता है? जब बेटा मैं ग्राउंड टिश्यू बोलता हूं तो इसका मतलब होता है कि एपिडर्मिस को छोड़ दो आप और वेस्कुलर बंडल को छोड़ दो आप। एपिडर्मिस को छोड़ दो और वेस्कुलर बंडल मतलब संवहनी तंतु को छोड़ दो, तो बाकी जो कुछ भी है वो ग्राउंड टिश्यू है। एवरीथिंग इज ग्राउंड टिश्यू, सबसे बड़ा भाग ग्राउंड टिश्यू होगा। अब आप बोलोगे सर हमको तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वेस्कुलर बंडल क्या चीज है। तो भैया ऐसा है, जो भी फूड और वाटर, दो तो चीजें हैं, वाटर का कंडक्शन करना है, मिनरल का कंडक्शन करना है और फूड का कंडक्शन करना है। पानी में घुलकर मिनरल पहुंच जाएंगे और फूड को अलग से पहुंचाना पड़ेगा। आ रही बात समझ? ठीक है, तो क्या बोला मैंने? मतलब मैं इसलिए कभी कभी बीच में हंस देता हूं कि मुझे लगता है कहीं तुम जो है वो तुम्हारी नींद तो नहीं तोड़ रहा है, मैं बीच में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? मैं बोल रहा हूं आपसे कि जो वेस्कुलर बंडल है वो संवहनी तंतु हैं, फूड वाटर मिनरल का कंडक्शन करते हैं। तो फूड को के ट्रांसलोकेशन की जिम्मेदारी, भोजन के संवहन की जिम्मेदारी है फ्लोएम की, और वाटर और मिनरल के संवहन की जिम्मेदारी है
जाइलम की। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन एंड वाटर एंड मिनरल एंड फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। क्लियर? चलिए मान लिया। अब ये जो जाइलम और फ्लोएम है ना, यही तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है के, यानी जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो है जाइलम एंड फ्लोएम के। अब इसमें भी याद रखना बेटा, नॉर्मली इन जनरल जो है फ्लोएम हमेशा बाहर तरफ होता है और जाइलम अंदर तरफ होता है। अब इसके भी कारण है बेटा, वो कारण हम आगे बात डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, हमने देखा कॉर्टेक्स, सेंट्रल सिलेंड्रिकल हिस्सा, ग्राउंड टिश्यू देखा, और हमने देखा बीच में वेस्कुलर टिश्यू हमको दिखाई पड़ रहे हैं। ये वेस्कुलर टिश्यू क्या है बेटा? जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम होता है वाटर कंडक्शन के लिए, मिनरल कंडक्शन के लिए, फ्लोएम होता है फूड कंडक्शन के लिए। कई बच्चे बोलते सर फिजियोलॉजी पढ़ा दो पहले, प्लांट फिजियोलॉजी। अरे भैया एक सीक्वेंस था, जब तुमको जाइलम फ्लोएम नहीं मालूम तो तुम फूड कंडक्शन कैसे समझ जाओगे, है ना। तुमको लीफ की एनाटॉमी नहीं मालूम है तुम्हें, तुम कैसे फोटो से समझ जाओगे। तुमको बोलूंगा बंडल शीथ सेल, तुम बोलोगे सर ये क्या बला है। तो देखो बेटा, भरोसा रखो मुझ पे, है ना। मैं जो पढ़ा रहा हूं जिस सीक्वेंस में, तो प्लीज हैव ट्रस्ट ऑन मी। मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे बहुत अनुभव है बेटा, ठीक है। कम से कम तुम्हारे मेरे बीच में जो एज डिफरेंस है उसका तो लिहाज कर लिया करो दादा, ठीक है, कि हाँ सर को पता होगा इस चीज, हाँ ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो चलो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या? ये हेट्रोजिनस नेचर के होते हैं, विषमांगी प्रकृति के होते हैं, मतलब हैविंग दी कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। इनमें अलग अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जबकि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? वो होमोजीनस नेचर के होते हैं। और जाइलम और फ्लोएम प्लांट के कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। दोनों को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल कहते हैं। क्लियर? कोई शक नहीं इसमें, ठीक है। फिर देखो, है ना, एपिडर्मिस है, ग्राउंड टिश्यू है, जाइलम। देखो बेटा ध्यान से, ग्राउंड टिश्यू वर्ड बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूं बेटा कि एपिडर्मिस को और वेस्कुलर बंडल को छोड़कर प्लांट के अंदर जो कुछ भी है वो ग्राउंड टिश्यू कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। डीपीएस में एमसीक्यू दिया हुआ है इसलिए याद रखना, ठीक है। फिर एक टिपिकल डाइकॉट स्टेम में हम वेस्कुलर बंडल्स को देख रहे हैं। यहां पे हम देखो, आपको रेड क्या दिखाई पड़ रहा है? आपको ये देखो, ये आपको ये वेस्कुलर, ये आपको वेस्कुलर बंडल जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। चलो इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं हम क्या दिखाई था। देखो बेटा, ये तो हो गए फाइबर्स, याद है आपको? फ्लोएम से लगा हुआ फाइबर बास्ट फाइबर कहलाता है, और जाइलम से लगे हुए फाइबर को हम वुड फाइबर कहते हैं। यानी जो फाइबर जाइलम के साथ प्रेजेंट है वो वुड फाइबर है, और जो लोग फ्लोएम के साथ प्रेजेंट है वो क्या है? वो बास्ट फाइबर है बेटा, ठीक है ना। ठीक, तो आप देख रहे हो ये है फ्लोएम, ये है जाइलम, और दोनों के बीच में एक पट्टी दिखाई पड़ रही है। पट्टी क्या है? ये है वेस्कुलर कैम्बियम, और बिल्कुल सही कहें तो ये कहलाता है फेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। याद रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। जाइलम और फ्लोएम के बीच में मेरिस्टेमेटिक सेल्स की एक पट्टी देखने मिलती है, और इस पट्टी को फेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। अच्छा ये बताओ, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है या सेकेंडरी मेरिस्टेम है? जो वेस्कुलर कैम्बियम है, फेसिकुलर कैम्बियम है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है या सेकेंडरी मेरिस्टेम है? बताओ, हो गए ना कंफ्यूज? देखो बेटा, यदि आप वेस्कुलर कैम्बियम को बोल रहे हो लेटरल मेरिस्टेम, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। वेस्कुलर कैम्बियम लेटरल पोजीशन में है, तो ये लेटरल मेरिस्टेम है। लेकिन ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, क्योंकि शुरू से प्रेजेंट है। ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, वेस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेम है, शुरू से प्रेजेंट है। लेकिन इंटरफेसिकुलर, दोनों के बीच में जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है ना, वो परमानेंट सेल्स में कैपेसिटी ऑफ डिवीजन के लौटने पर बनता है, तो वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। तो ये दिमाग में एक एमसीक्यू डाल लो, ये एमसीक्यू है, मैंने कहा ना ये एक एमसीक्यू है। वेस्कुलर कैम्बियम में जो फेसिकुलर कैम्बियम होता है बेटा, वो शुरू से प्रेजेंट होता है, लेटरल पोजीशन में शुरू से प्रेजेंट होता है, तो ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। लेकिन दो फेसिकुलर कैम्बियम को जोड़ने के लिए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो बनता है, वो परमानेंट सेल्स में कैपेसिटी ऑफ डिवीजन के लौटने पर बनता है, तो वो सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। मतलब वेस्कुलर कैम्बियम रिंग पार्टली प्राइमरी और पार्टली सेकेंडरी ओरिजिन की होती है। ये एमसीक्यू दिमाग में डाल लो, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम कि एनसीईआरटी क्या लिखा कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। The complex tissues are made up of more than one type of cell. Complex tissue एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, and these work together as a unit, और एक इकाई के रूप में काम करते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो है वो पौधे के कॉम्प्लेक्स टिश्यू को बनाते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें, देखा हमने, ठीक है। जाइलम में यदि आप देखें तो एक्सेप्ट, देखो अब इसको ऐसे एग्जामिनर ऐसे पूछता है इसको,
एक्सेप्ट xylem parenchyma, xylem is a डेड टिश्यू। ठीक है, केवल जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ दें आप तो जाइलम एक डेड टिश्यू है। जाइलम ट्रैकेट डेड, जाइलम वेसल डेड, जाइलम फाइबर डेड, लेकिन जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होता है, ये जिंदा है ये। ठीक है, ये लिविंग है। ठीक है, बाकी सब डेड है। ठीक है, बाकी जाइलम ट्रैकेट, जाइलम वेसल, ये सब क्या है, ये सब जो है वो डेड है। ठीक है, ठीक है, ये डेड है। मतलब केवल जाइलम पेरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द जाइलम। ये एमसीक्यू बेटा एग्जाम का। ठीक है, तो जाइलम जो लिविंग और नॉन लिविंग सेल दोनों से बना होता है, और जाइलम में 4 एलिमेंट होते हैं, जाइलम ट्रैकेट, वेसल्स, फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, क्लियर? देखो ध्यान से, हम एक 3D इमेज देख रहे हैं। ये आपको जो ट्यूब के समान दिखाई पड़ रहा है, ये है जाइलम वेसल। देखो, ये ट्यूब के समान दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा देख रहे हो आप, ये ट्यूब के समान दिखाई पड़ रहा है, ये है जाइलम वेसल। जाइलम वेसल बिल्कुल आपको ट्यूब के समान जो है वो दिखाई पड़ रहा है। इट्स ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये पाइप के समान या ट्यूब के समान स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्रैकेट आपको ऐसी सेल्स दिखाई पड़ रही हैं जो इस तरह की सेल्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड, आपस में ये जुड़ी हुई सेल्स हैं। ऐसी सेल्स आपको यहां पे दिखाई दे रही हैं ट्रैकेट। देखिए गौर से, Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. ये एक सेल दूसरी से जुड़ी हुई के ये ट्रैकेट्स हैं। तो ट्रैकेट क्या होते हैं बेटा? इलोंगेटेड सेल्स होती है, डेड सेल होती है जो वाटर कंडक्शन में हेल्प करती है। जाइलम वेसल वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है, ये भी दिखाई दे रहा है। फिर जाइलम फाइबर जो मजबूती देने के लिए, देखो जो जाइलम वेसल है ये कंडक्शन में रोल प्ले कर रहा है, ट्रैकेट कंडक्शन में रोल प्ले कर रहा है, लेकिन इनको भी मजबूती प्रोवाइड की गई है। इनकी सेल वॉल में भी लिग्निन जमा होता है। लिग्निन जमा होगा, सेकेंडरी डिपोजिशन होगा तो वेसल मर जाएगी, ट्रैकेट मर जाएगा, लेकिन मजबूत हो जाएगा वो। मतलब फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर द टिश्यू हैज टू बी डाई। यदि वाटर जाइलम बनना है तो टिश्यू को मरना पड़ता है। ठीक है, फाइबर भी डेड है, मजबूती है, लेकिन जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होती है। आसपास की सेल्स को रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर करना है तो पेरेन्काइमा करता है। जो कोई तो जिंदा होना चाहिए ना, जो डिसीजन ले सके वाटर कहां भेजना है मुझे, तो वो जाइलम पेरेन्काइमा है। ठीक है ना? देखिए ना कि खुले दिमाग से समझिए कि पौधों की दुनिया में कैसे हो रहा है उनके और के यानी प्लांट्स के शरीर को जानने की हम कोशिश करते हैं। देखो बेटा, हम बहुत पढ़ते हैं, हमारा हार्ट ऐसे काम करता है, किडनी ऐसे काम करती है, बहुत मजा आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, लेकिन ये भी तो स्ट्रक्चर है ना प्लांट के। पौधे ना हो तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? तो पौधों में कैसे होता है वो भी जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं ट्रैकेट्स और आप देख रहे हैं दूसरी तरफ वेसल के। एक तरफ इमेज, एक फर्स्ट इमेज में, पहली इमेज में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? आपको ट्रैकेट दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी इमेज में आपको वेसल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वेसल्स इलोंगेटेड पाइप लाइक एलिमेंट होते हैं, ट्रैकेट जो है वो होलो सेल्स होती हैं जो कंडक्शन में रोल प्ले करती है। ठीक है, एनसीईआरटी क्या लिखता है? जाइलम फंक्शंस एज ए कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स, मैंने आपको बताया। ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम एंड लीव्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट, क्योंकि देखो बेटा इसके पास जो ट्रैकेट है लिग्निफाइड सेल वॉल है, उसमें जाइलम वेसल में लिग्निफाइड सेल वॉल है, जाइलम फाइबर पेरेन्काइमा फाइबर है ना? ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि इसमें ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट, 4 तरह के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। क्या क्या है बेटा? ये है ट्रैकेट, वेसल्स, फाइबर एंड पेरेन्काइमा। जाइलम ट्रैकेट, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा के याद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, याद रखना जाइलम वेसल्स के, जाइलम वेसल जो होती है बेटा, इट इज द
करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म के, ये एंजियोस्पर्म की करेक्टरिस्टिक होती है कि जाइलम वेसल जो है स्पेसिफिकली एंजियोस्पर्म की करेक्टरिस्टिक होती है। जिम्नोस्पर्म के जाइलम में जाइलम वेसल्स नहीं होते हैं, तो कंडक्शन का काम पूरा कौन संभालेगा? यदि जिम्नोस्पर्म के जाइलम में जाइलम वेसल नहीं है तो भैया कंडक्शन का काम कौन संभालेगा? ट्रैकिड्स। मतलब जिम्नोस्पर्म में वेल इवॉल्व टाइप ऑफ ट्रैकिड्स देखने मिलते हैं। तो यहां पे जिम्नोस्पर्म में क्या होता है बेटा? वहां पे ट्रैकिड्स होते हैं, कि जबकि एंजियोस्पर्म में ट्रैकिड भी होते हैं और वेसल्स भी होती है, दोनों चीजें। ऐसा नहीं है कि एंजियोस्पर्म में ट्रैकिड नहीं होता, ट्रैकिड भी होते हैं, वेसल्स भी होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होती है। ठीक है, क्लियर? ट्रैकिड्स आर द इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल, मैंने आपको बताया था, विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल एंड टैपरिंग एंड के, ऐसी सेल होती हैं। ये दूसरा ट्रैकिड जुड़ा हुआ है इससे, यहां पे ऐसे पिट, जो पोर होते हैं इनको पिट बोलते हैं, ठीक है, इनसे ये आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है ना। तो ये इलोंगेटेड, ये क्या होते हैं? ये होते हैं पिट, ये होते हैं पिट होते हैं, ठीक है। बॉर्डेड पिट होंगे या सिंपल पिट होंगे। ये इसका ल्यूमेन होता है, इसका, ये इसकी लिग्निफाइड वॉल होगी इसमें, ठीक है ना। दे आर डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ट्रैकिड डेड होते हैं, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है इसमें। द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग व्हिच वेरी इन फॉर्म, किसकी थिकनिंग होती है यहां पे? लिग्निफाइड होती है, लिग्निफाइड होती है। इन फ्लावरिंग प्लांट ट्रैकिड एंड वेसल आर द मेन वाटर ऑब्जर्विंग एलिमेंट के। तो फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म की बात करें तो ट्रैकिड्स और जो है वो वेसल जो है मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, क्लियर, भाग होते हैं। तो देखो ट्रैकिड को एक बार डिटेल में देखते हैं। ट्रैकिड्स का ओरिजिन होता है प्रोकैम्बियम और वेस्कुलोकैम्बियम से, यानी शुरुआती मेरिस्टेम का जो प्रोकैम्बियम वाला हिस्सा होता है वो भी वेस्कुलर बंडल को आता है, और वेस्कुलोकैम्बियम जो होता है, जो वेस्कुलोकैम्बियम होता है वो भी सेकेंडरी ग्रोथ जब करता है तब वो जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करता है उठ के। तो जाइलम ट्रैकिड का ओरिजिन किससे होता है? प्रोकैम्बियम से होता है या वेस्कुलोकैम्बियम से होता है। ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल होती है, थिक लिग्निफाइड वॉल होती है, लार्ज ल्यूमेन होता है, फाइबर, यानी फाइबर और ट्रैकिड में फर्क क्या है? ये है फाइबर और ये है ट्रैकिड, ये फर्क है कि ल्यूमेन का फर्क होता है। डेड और डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लास्ट, फंडामेंटल एंड प्रिमिटिव टाइप ऑफ जाइलम सेल होती है सभी प्लांट ग्रुप में, यानी सभी प्लांट ग्रुप में जिनमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनमें पाई जाती है। अब देखो बेटा किन प्लांट ग्रुप में वेस्कुलर, अब सुन लो बात को, जो है टेक्सोनॉमी, प्लांट किंगडम का भी जिक्र यहां पर आ रहा है, याद रखिए। ऐसे प्लांट्स जिनमें वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रैकियोफाइट्स। नोट कर लेना, ट्रैकियोफाइट मतलब द प्लांट इन विच वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट के। ऐसे प्लांट जिनमें वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं उन्हें हम ट्रैकियोफाइट कहते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल होता है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। इसमें याद रखिए ब्रायोफाइटा में और एल्गी में वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते हैं, ब्रायोफाइटा में और एल्गी में वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते हैं। पहली बार वेस्कुलर बंडल का उदय टेरिडोफाइटा में हुआ था, फिर थोड़े डेवलप हुए जिम्नोस्पर्म में और काफी अधिक डेवलप हुए ये एंजियोस्पर्म में, ठीक है, क्लियर। तो फंडामेंटल एंड प्रिमिटिव टाइप ऑफ जाइलम सेल ट्रैकिड होती हैं, सभी प्लांट ग्रुप में पाई जाती हैं, और एंशिएंट वेस्कुलर प्लांट हैव ओनली ट्रैकिड इन जाइलम के। जैसे टेरिडोफाइटा की बात करें, जिम्नोस्पर्म की बात करें तो उनमें आपको वेस्कुलर बंडल में केवल आपको ट्रैकिड्स वहां पर देखने मिलेंगी, वहां पर आपको जाइलम वेसल्स देखने नहीं मिलेंगी, क्लियर, ठीक है। ट्रैकिड्स में पिट्स पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया डायग्राम, मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था ना बेटा, देखो मैं डायग्राम शुरू से सही बनाता आ रहा हूं किसका। ये कनेक्शन जो है वो कनेक्शन किसके थ्रू होगा भाई? कनेक्शन सिंपल सी बात है, कनेक्शन के लिए कोई पॉइंट तो चाहिए पड़ेगा ना, तो वो कनेक्शन किससे हुआ? वो कनेक्शन ये, तो ये है बेटा, ये हो गया है पिट, ये हो गया है पिट, दिख रहे हैं आप, ये पिट है, ठीक है। और पिट को यदि हम मैग्नीफाई कर, पिट को यदि हम मैग्नीफाई करके देखें तो पिट क्या है? ऐसा पिट है। अब आप बोलोगे क्या छेद होता है? एक्चुअली बेटा क्या होता है, ये प्राइमरी वॉल जो होती है ना वो होती है परमेबल। मेरी बात सुनिए, सेल वॉल इज नॉट ए ऑस्मोटिक बैरियर, सेल वॉल से कुछ भी आर पार निकल सकता है। तो जो प्राइमरी वॉल होती है ना, वाटर को, मिनरल को रोकती नहीं है वो। तो यहां पर जो पिट होते हैं ये वो जगह होती है जहां पर सेकेंडरी डिपोजिशन एब्सेंट होता है। ये प्योर छेद नहीं होता है, आप सोचो ना कि एकदम छेद है, ये वैसा नहीं है। यहां पर प्राइमरी वॉल पाई जाती है, सेकेंडरी वॉल या थिकनिंग एब्सेंट होती है, तो ये पिट कहलाते हैं। पिट यदि ऐसा है तो ये सिंपल पिट हो गया। यदि ये ऐसा होता, मान लो ये ऐसा हो, मान लो
और उसके ऊपर ऐसा एक्स्ट्रा वॉल मटेरियल ऐसे जमा हो जाए, एक प्रकार से जो है वो इसको बॉर्डर बन गया, इसमें एक्स्ट्रा वॉल मटेरियल जमा होने पे इंश्योर करने के लिए पोर मेंटेन रहे वो, ये हो गया बॉर्डर पिट हो गया। तो क्या बोला हमने आपसे, पिट क्या होते हैं, दीज आर दी अनथिक्ड सर्कुलर एरिया इन दिस सेल वॉल। दो तरह के होते हैं, सिंपल पिट केवल प्राइमरी वॉल पाई जाती है, यहां पे सेकेंडरी थिकनिंग नहीं होती है। बॉर्डर पिट में क्या होता है बेटा कि प्राइमरी वॉल जो जहां पाई जाती है, जो पिट होता है उसके आसपास एक सेकेंडरी डिपोजिशन होने पर एक बॉर्डर बन जाता है, उसे बॉर्डर पिट कहते हैं। तो बॉर्डर पिट जो होते हैं दे आर कॉमन, दे आर वेरी कॉमन इन दी मेटाजाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म। मेटाजाइलम मैच्योर जाइलम होता है, प्रोटोजाइलम जाइलम बनाने वाला इनिशियल स्ट्रक्चर होता है। तो प्रोटोजाइलम इमैच्योर जाइलम है, प्रोटोजाइलम अपरिपक्व होता है जबकि मेटाजाइलम परिपक्व होता है। तो जाइलम के जो जिम्नोस्पर्म के मेटाजाइलम में बॉर्डर पिट हमको देखने मिलती है। ये एमसीक्यू है, ये एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ बेटा, ये एमसीक्यू है, याद रखना, ठीक है ना, क्लियर। ये एक एमसीक्यू है, ठीक है। आगे बढ़े, देखो बॉर्डर पिट एंड सिंपल पिट है ना, समझ लो इसको। के आप बोलोगे सर हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, हमको नहीं पढ़ना, तो बेटा ऐसा है कि आपकी मर्जी है, पढ़ो चाहे मत पढ़ो के, लेकिन मेरा मानना यह है कि पढ़ेंगे ना तो फायदे में रहेंगे एग्जाम के। ये एमसीक्यू कॉमन एमसीक्यू एग्जाम में, ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, चेता रहा हूं बेटा, मैं एग्जाम में एग्जामिनर का कभी भरोसा ना करो भाई, ठीक है। सिंपल सा अपने जो भी सिलेबस है अच्छे से तैयार करो, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी उसको तैयार रखो, क्योंकि देखिए आपकी तैयारी 120% होगी तो 100% आप फोड़ के आ पाएंगे। पर केवल आप सोच रहे हैं 100% करने पे हम 100% देंगे, तो 100% इफिशिएंट दुनिया में कोई सिस्टम नहीं बना है, कोई सिस्टम दुनिया में 100% इफिशिएंट नहीं है, कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्टेज होता है, ये तो प्रकृति का नियम है। इसलिए प्लीज इफ यू वांट टू स्कोर 100%, तो योर रेंज शुड बी 120% एंड अबव दैट, ठीक है। ट्रैकेट का फंक्शन क्या है बेटा, वेल अडॉप्टेड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सॉलिड, ठीक है। मेन कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं क्योंकि इसमें लिग्निफाइड वॉल प्रेजेंट है, तो मजबूती भी प्रदान करते हैं, क्लियर। अब आते हैं जाइलम वेसल्स पे, वेरी इंपॉर्टेंट के जाइलम वेसल भी प्रोकैम्बियम और कैम्बियम से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, याद रखिए। जाइलम वेसल में अब देखो बड़ी मजे की बात यह कि पहले हम समझते हैं कि जाइलम वेसल बनता कैसे है, हम इसको समझते हैं पहले। देखो जाइलम वेसल को बनाने वाली जो सेल्स, जिन सेल्स को जाइलम वेसल्स को बनाना है, वे सेल्स एक के ऊपर एक हमेशा कर लेते हैं, इमेजिन करके, वो एक के ऊपर एक ऐसे जो है वो, जिससे मैंने कहा ये सेल है, ठीक है, ठीक है, वो सेल एक के ऊपर एक डब्बे के समान ये सेल रखी हुई है, ठीक है। ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं क्या, ये जो है वो सेल्स हैं। क्या हुआ ये समझना, पहले समझो बेटा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने जो है वो हमारे पास यदि घर में डब्बे हैं तो हम एक के ऊपर एक डब्बा रख सकते हैं, एक ही साइज के बॉक्सेस हमारे पास है, ठीक है। क्या किया हमने जो सेल है, ये इंडिविजुअल सेल है, सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, 4 सेल हैं, इनको हमने एक के ऊपर एक रखा हमने, ठीक है। अब इनमें जब इनमें सेकेंडरी डिपोजिशन होने का था, सुनना बात के, जब इनमें सेकेंडरी डिपोजिशन होने का था तो सेकेंडरी डिपोजिशन कहां पर होगा, इसके लिए माइक्रोफिब्रिल, अभी तक ये सेल लिविंग है, अभी तक ये सेल्स लिविंग है, जीवित है सेल्स, मरी नहीं है सेल, ये जीवित सेल है, सुनना बात के, अभी तक ये जीवित सेल है, इनके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, इनके पास साइटोप्लाज्म है ना, ठीक है। कैसे बनता है हम इसको समझ, तो ये सेल के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। अब डिसाइड किया कि भैया सेकेंडरी डिपोजिशन का वक्त आ गया है, अब आ गया वक्त, कुछ करना पड़ेगा, कर गुजरना पड़ेगा, क्या करें, माइक्रोफिब्रिल को अरेंज करो, बताओ कि सेकेंडरी वॉल कहां जमा होना है। माइक्रोफिब्रिल ने कहा हम बता रहे हैं, सेकेंडरी वॉल यहां जमा करो, यहां जमा करो सेकेंडरी वॉल को, यहां सब जगह जहां पे हम लगे हुए ना। माइक्रोफिब्रिल ने बोला जहां पर मैं हूं वहां पर सेकेंडरी वॉल जमा करना, और जहां पर मैं नहीं हूं वहां पर सोचना भी मत जमा करने के बारे में कुछ, ठीक है, ओके। तो देखते हैं हम क्या होता है ना। माइक्रोफिब्रिल अरेंज हो गए, अब सेकेंडरी वॉल मेटेरियल बना, क्या बना, लिग्निन बना।
ये देखो चारों ओर से, मैं तो अभी तो 2D डायग्राम देख रहे हैं, चारों ओर ऐसा हो रहा है कि पेरिफेरी में सब जगह पे माइक्रोफिब्रिल अरेंज हो गया। ठीक है, अब सेकेंडरी वॉल जमा हो गया, सेकेंडरी वॉल जमा हो गया, सेकेंडरी वॉल जमा हो गया, सेकेंडरी वॉल जमा हो गया। ठीक है, सेकेंडरी वॉल जमा हो गया, सेकेंडरी वॉल जमा हो गया, सेकेंडरी वॉल जमा हो गया बेटा, है ना, जमा रहा है पूरा। देखो आप सेकेंडरी वॉल ये पूरा जम चुका है। ठीक है, दो सेल्स का वॉल टेल फ्यूज भी कर गया, देखो ये ऐसे ये जम चुका, पूरा जम गया। अब जब सेकेंडरी वॉल पूरा जमा हो गया तो अब लिविंग सिस्टम, अभी तक वो जिंदा है, अभी तक उसका जितना फूड रिजर्व था ना उस पर काम चल रहा है उसका। अभी क्या डिसाइड किया, उन्होंने कहा अब एक काम करते हैं, एंजाइम बनाते हैं। क्या? सेलुलेज और पैक्टिनेज। क्या करोगे इससे? वॉल को डिसॉल्व करेंगे, प्राइमरी वॉल को डिसॉल्व करेंगे। अब अंदर एंजाइम बने। अब इन एंजाइम ने क्या किया, जब ये येलो लेयर, जो येलो लेयर मैंने बनाया डायग्राम में, ये क्या है, ये तो लिग्निफाइड टिश्यू है। सेकेंडरी वॉल तो प्राइमरी वॉल से अंदर जमा होती है, पहले से पढ़ा हुआ है हमने पहले से पढ़ा हुआ है ना बेटा, कि देखो ये प्राइमरी वॉल थी। ठीक है, सेकेंडरी वॉल क्या होती है, प्राइमरी वॉल से अंदर जमा होती है। ये तो हमने साइटोलॉजी में पढ़ा हुआ ऑलरेडी, हमने पढ़ा है ना हमने। ठीक है, तो क्या हुआ, जब अंदर सेलुलोज बना, पैक्टिनेज बना, तो उसने एक्टिविटी शुरू की, उसने तो सेल वॉल मटेरियल को डिसॉल्व करना शुरू किया। जब वो लिग्निन के पास पहुंचा तो लिग्निन ने बोला चल भाग यहां से, तुम हमारे काम के नहीं है, तुम हमको नहीं पचा सकते, हम लिग्निन है, हमको पचाने के लिए अलग एंजाइम चाहिए। सेलुलोज से सेलुलोज पचेगा, पैक्टिनेज से पैक्टिन पचेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये पच गया, डाइजेस्ट हो गया, खा लिया। ठीक है, खा लिया इसको भी खा लिया, इसको तो सब डाइजेस्ट हो गए। और सेल का बाहर से संपर्क टूट गया, सेल का बाहर से संपर्क ऑलरेडी सेकेंडरी डिपोजिशन होने के कारण संपर्क टूट चुका था उसका। ठीक है, टूट गया, सेल जो है वो उसका पूरा लिविंग कंटेंट खत्म हो गया। यहां पे क्या बन गया, एक पाइप बन गया। क्या बन गया, एक पाइप बन गया, ये बन गया वेसल। ये हो गया जाइलम वेसल का ओरिजिन, ऐसे बन गया जाइलम वेसल, है ना। चलो पहले देखते हैं क्या लिखा है। इन वेसल सेल्स द पैटर्न ऑफ सेकेंडरी वॉल डिपोजिशन डिटरमाइंड बाय द माइक्रोफिब्रिल्स। एमसीक्यू। ठीक है, जाइलम वेसल बनाने के दौरान सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन माइक्रोफिब्रिल डिसाइड करता है। ठीक है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है वेसल्स। ठीक है, फॉर्म फ्रॉम ए रो ऑफ सेल प्लेस्ड एंड टू एंड, एक के ऊपर एक रखी कोशिकाओं की एक पंक्ति से बना होता है। ठीक है, पार्टीशन वॉल देखा ना हमने, गायब कर दी थी। पार्टीशन वॉल डिसेपर आती है, उससे एक लंबा ट्यूब बन जाता है। ठीक है, जब डेड एट मैच्योरिटी थिक लिग्निफाइड वॉल विथ ए ब्रॉडर ल्यूमेन के, ये परिपक्व होने पर मर जाते हैं। और बेसिकली एक थिक लिग्निफाइड वॉल होती है जिसमें एक चौड़ा ल्यूमेन, ब्रॉडर ल्यूमेन होता है। ठीक है, और ये एडवांस टाइप के कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं जो हमको एंजियोस्पर्म में देखने मिलते हैं। देखिए एक एक स्टेटमेंट को हमने, जो डायग्राम हम जो देख रहे थे, डायग्राम बना के समझा था हमने, वही लिखा हुआ है इसके अंदर, वही इसके अंदर लिखा हुआ है। देखिए ना, वही इसके अंदर जो है वो कहा गया, एक मिनट बेटा हम देखते हैं इसको। हाँ, ठीक है, डायग्राम मेरा मिस हो गया, कहां गया डायग्राम भाई, ये आ गया। हाँ ठीक है, मुझे लगा कहां गायब हो गए। ठीक है, तो कोई जादू थोड़ी ना है कि गायब हो जाएगा। तो देखो हमने क्या देखा, हमने कहा एक के ऊपर एक वर्टिकल रो सेल का रखा था, पार्टीशन वॉल को डिसॉल्व कर लिया, सेकेंडरी डिपोजिशन माइक्रोफिब्रिल ने कर लिया, तो बन गया जाइलम वेसल। ठीक है, क्लियर। अब देखो आप एक्चुअल वेसल को देखना है, तो ओपन एंड वॉल दिखाई पड़ रही है आपको, एंड वॉल ओपन दिखाई पड़ रही है आपको, बिल्कुल पाइप के समान दिखाई पड़ रहा है, जाइलम वेसल है। ठीक है, देखिए, है ना, ये देखो एक इंडिविजुअल सेल, गौर से देखो जरा, गौर से देखिए इसको, ये एक इंडिविजुअल सेल है, देख रहे हो। इसके बाद देखो ध्यान से, है ना, एक के बाद तो पार्टीशन वॉल डिसॉल्व होती चली गई यहां पे, और इससे क्या बन गया, जाइलम वेसल बन गया इससे। ठीक है ना, इससे जाइलम वेसल बन गया। देखिए, है ना, ल्यूमेन ब्रॉड, ये क्या हो गया, ये इसकी वॉल डिपोजिशन हो गया बेटा इसका, और ये इसका ल्यूमेन हो गया, ब्रॉड ल्यूमेन देखने मिलता है इसमें हमको। ठीक है, चलो एक अच्छी सी 3D इमेज देखते हैं, अच्छी सी हम 3D इमेज देखते हैं इसमें। हम देखो, दिस इज द एक्चुअल 3D इमेज हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमें दिखाई पड़ रहा है ये किस प्रकार की जाइलम वेसल हमें दिखाई देती है, बिल्कुल ट्यूब के समान है। ठीक है ना, क्लियर। चलिए तो देखो, जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड
और फ्लोएम की सीव सेल, इसमें हम कंपैरिजन देख रहे हैं। अब देखो बेटा, दिमाग में डाल लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एंड सीव सेल और जाइलम वेसल में क्या फर्क है। सीव सेल का जो सीव ट्यूब सेल और जाइलम वेसल में फर्क ये है कि सीव ट्यूब सेल में जो ट्रांसवर्स वॉल होती है वो परफोरेटेड होती है, उसमें सीव छेद होते हैं, परफोरेटेड छलनी के समान होती है, परफोरेटेड होती है। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको ओपन एंड ओपनिंग एक सिंगल ल्यूमेन आपको ओपन दिखाई पड़ता है यहां पे, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। सीव ट्यूब सेल में सेकेंडरी डिपोजिशन नहीं होता है लिग्निन का, जबकि जाइलम वेसल में सेकेंडरी डिपोजिशन होता है लिग्निन का। आगे अंतर नोट करेंगे हम, चिंता नहीं कीजिए। अब जाइलम वेसल के बारे में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता के, आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म की विशेषता होती है, जाइलम वेसल एंजियोस्पर्म की विशेषता होती है। कुछ प्राचीनतम, अब देखो बेटा ये क्या है, ये एक्सेप्शन सभी एमसीक्यू हैं, इंपॉर्टेंट बाउंसर एमसीक्यू है ये, याद रखना है आपको के। कुछ प्राचीनतम प्रिमिटिव फैमिली जिनमें वेसल्स नहीं होती हैं, विंट्रेसी, ट्रुकोडेंड्रेसी और टेट्रासेंट्रेसिड के। अब कैसे भी याद कर लो आप, WTT करके, ठीक है, जो चाहे वो उसका आप न्यूमोनिक बना लीजिए के। मुझे तो पता नहीं, बहुत फनी न्यूमोनिक लगते हैं कई सारे, है ना, लोग याद करते हैं, उनको लोगों को बड़ा मजा आता है, पर somehow I don't feel good about this thing, मेरा पर्सनल है, ठीक है। वो आप अपनी सुविधा अनुसार आप न्यूमोनिक क्रिएट कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। पर somehow I focus more on the concepts, मतलब मैं बहुत फेवर नहीं करता उसका। कुछ गिनती की जगह जहां पर आप न्यूमोनिक यूज कर सकते हैं, परंतु से पीरियोडिक टेबल है वहां पर न्यूमोनिक यूज करेंगे तो काम आएगा आपको, ठीक है। खैर, तो प्रिमिटिव फैमिली जो वेसल लेस होती है वो है विंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी और टेट्रासेंट्रेसी। टेरिडोफाइटा, ऐसे टेरिडोफाइटा जिनमें जाइलम वेसल्स देखने मिलती है, एक्सेप्शन है ये, वो है स्लेजिनेला और टेरिडियम। ऐसे जिम्नोस्पर्म जिनमें आपको जाइलम वेसल देखने मिलती है वो सभी नीटेसी फैमिली में आते हैं, नीटम, वेल्विशिया और एफ्रिडा उसके मेंबर हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। मतलब ऐसे एंजियोस्पर्म, देखो नंबर 1 जाइलम वेसल एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक है, परंतु ऐसे एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज जिनमें कि आपको जो है जाइलम वेसल देखने नहीं मिलेगी, विंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी और टेट्रासेंट्रेसी। ऐसे टेरिडोफाइटा जिनमें कि आपको वेसल देखने मिलेगी वो है स्लेजिला और टेरिडियम। ऐसे जिम्नोस्पर्म जिनमें आपको जाइलम वेसल देखने मिलेगी वो नीटेसी फैमिली में आते हैं, नीटम, वेल्विशिया और एफ्रिडा। जब मुझे याद है तो तुम्हें याद क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। एग्जाम किसने देना है, एग्जाम मेरे को थोड़ी देना है, एग्जाम आपको देना है भाई, क्लियर। चलिए, वेसल्स का फंक्शन क्या है, ये ट्रैकिट से मोर एडवांस होती हैं, मोर इफिशिएंट होती हैं वाटर और मिनरल कंडक्शन में, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है क्योंकि लिग्निन जमा है वॉल पे, ठीक है। क्या लिखा है एनसीईआरटी में, वेसल इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, देखा हमने, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स, ईच विथ लिग्निफाइड वॉल एंड अ लार्ज सेंट्रल कैविटी, ठीक है। The vessel cells are devoid of protoplasm, vessel cells में प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। The vessel members are interconnected through perforation in their common wall, common wall में perforation होते हैं, इससे vessel member आपस में connected होते हैं। The presence of vessel is characteristic feature of angiosperm, ये भी देखा हमने। जाइलम फाइबर हाईली थिक वॉल के होते हैं, और ये जाइलम फाइबर आर हाईली थिक वॉल एंड ऑब्लिटेटेड सेंट्रल ल्यूमेन, इनमें जो सेंट्रल ल्यूमेन होता है वो वास्तव में उसमें भी वॉल डिपोजिशन देखने मिलता है आपको, उसमें से फाइबर कैन नॉट कंडक्ट वाटर, फाइबर वाटर कंडक्ट नहीं कर सकते, कहने का मतलब के ये सेप्टेड या एसेप्टेड प्रकार के ये हो सकते हैं। फाइबर में अलग अलग सेल से जुड़े हो सकते हैं वो, या एक लंबी सिंगल सेल भी वो हो सकती है, ठीक है। जाइलम पेरेन्काइमा सेल क्या होती है, लिविंग होती है, थिन वॉल होती है, और इनकी सेल वॉल में सेलुलोज होता है, इनमें लिग्निन जमा नहीं होता है। दे स्टोर फूड मटेरियल इन दी फॉर्म स्टार्च, जाइलम पेरेन्काइमा सेल में स्टार्च के फॉर्म में फूड मटेरियल होता है, स्टार्च या फैट के फॉर्म में फूड मटेरियल स्टोर होता है, और इसके अलावा कुछ आपको वेस्टिजियल मटेरियल भी उसमें देखने मिलेंगे, जैसे टैनिन आपको देखने मिलेगा। और ये क्या काम करती है, The radial conduction of water takes place by the ray parenchyma cell के, तो जो जाइलम पेरेन्काइमा सेल होती है ये लंबी लंबी रेज मारती है, किरणों के समान जो है वो सेल्स अपने आप को स्प्रेड करती है, उसको हम रे पेरेन्काइमा कहते हैं, और ये रे पेरेन्काइमा रेडियल कंडक्शन करती है वाटर का, आसपास के टिश्यू को वाटर पहुंचाती है, ठीक है। अब जाइलम फाइबर डू नॉट कंडक्ट वाटर, डेड होते हैं, स्क्लेरोमा से बने होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को ये प्रोवाइड करते हैं, तो फाइबर वाटर कंडक्शन नहीं करते हैं, केवल मजबूती प्रदान करते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा क्या होती है बेटा, ये वो पेरेन्काइमा है जो जाइलम से एसोसिएटेड होती है, इट इज द ओनली लिविंग पार्ट ऑफ जाइलम, ठीक है। और दो तरह की होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
दो तरह की पेरेन्काइमा होती है। देखो बेटा, एक तो होती है एक्सल या वुड पेरेन्काइमा जो वर्टिकली अरेंज होती है, जो आगे चलकर जो है वो नई वेसल्स को बनाने में रोल प्ले करती है। तो वुड पेरेन्काइमा या एक्सल पेरेन्काइमा क्या होती है, वर्टिकली अपने आप को अरेंज करती है और आगे चलकर ये नई वेसल्स को बना सकती है, ठीक है। जबकि रे पेरेन्काइमा क्या होती है, हॉरिजॉन्टली अरेंज होती है और ये आसपास के टिश्यू को वाटर प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये दोनों जाइलम पेरेन्काइमा ही है, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकल पॉइंट से बेटा, ये टेक्निकल टर्म से, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं, यदि पेरेन्काइमा डिफ्यूज होता है, बिखरा होता है, एक जगह पे इकट्ठा ना, डिफ्यूज होता है, तो उसे बोलते हैं हम एपोट्रेकल पेरेन्काइमा कहते हैं। यदि पेरेन्काइमा डिफ्यूज होता है, कहीं कुछ जगह प्रेजेंट है, कुछ जगह एब्सेंट है, तो उसे हम एपोट्रेकल पेरेन्काइमा कहते हैं। यदि पेरेन्काइमा जो है वो कॉम्पैक्टली सराउंड करता है वेसल, यानी पेरेन्काइमा वेसल को कॉम्पैक्टली सराउंड करता है, गुच्छे में, ग्रुप में होता है, तो उसे हम पैराट्रेकल पेरेन्काइमा कहते हैं, उसे हम पैराट्रेकल पेरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है, क्लियर। याद रखिएगा, जाइलम वर्ड को देने वाले साइंटिस्ट थे नोगेली। नोगेली ने जाइलम वर्ड का इस्तेमाल किया था, नोगेली ने। और देखो, कुछ पेरेन्काइमा सेल ऐसी होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उनको मालूम है कि जो एक्स्ट्रा सॉल्ट प्रेजेंट है वाटर के अंदर उसको स्टोर कर ले। देखो क्या हुआ, पौधे ने तो वाटर लिया कहीं से, अब उस वाटर में क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा सॉल्ट आ गया, तो उस एक्स्ट्रा सॉल्ट को आसपास की सेल से लेना है या छोड़ना है या टेम्पररी तौर पे अपने पास स्टोर रखना है, वो काम होता है ट्रांसफर सेल का। कुछ पेरेन्काइमा सेल ऐसी होती है, यूनिक होती है, जो कि अपने अंदर जो है वो सरफेस एरिया बढ़ा लेती है और सॉल्यूट के ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करती है। तो ट्रांसफर सेल हेल्प्स इन सॉलिड ट्रांसपोर्ट। ये मॉडिफाइड पेरेन्काइमा होती हैं, इनमें सेल वॉल में इनफोल्डिंग होती है, सरफेस एरिया बढ़ा, ऐसी होती है सेल। ट्रांसफर सेल जो है वो इस तरह की होती है, ठीक है, अपना सरफेस एरिया ये फोल्ड से बढ़ा लेती हैं, ठीक है, क्लियर। तो देखो, तो अभी हमने क्या देखा, वेस्कुलर टिश्यू में हमने जाइलम के बारे में बेटा बात किया हमने देखा कि वेस्कुलर टिश्यू जो है जाइलम किस तरह का होता है। अच्छा बताओ मेरे को, यदि मैं जाइलम की लिग्निन से मैं स्टेनिंग करूं, यदि मैं जाइलम की लिग्निन से स्टेनिंग करूं, तो कौन सा जाइलम का भाग ऐसा है जो स्टेन नहीं लेगा। यदि मैं लिग्निन नहीं, सैफरन, कहां बोल रहा हूं, गलत बोल दिया। यदि मैं जाइलम की, होता है कभी कभी ऐसा बेटा, यदि मैं जाइलम की सैफरानिन से स्टेनिंग करूं, तो कौन सा भाग जो है वो स्टेनिंग नहीं लेगा। याद रखिए, यदि जाइलम की आप सैफरानिन से स्टेनिंग करेंगे तो लिग्निन का स्टेनिंग करेगा वो, और लिग्निन कहां कहां प्रेजेंट है, लिग्निन जाइलम फाइबर में है, जाइलम वेसल्स में है और जाइलम ट्रैकिड में है। जाइलम पेरेन्काइमा में लिग्निन जमा नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो मतलब यह है कि नेक्स्ट क्लास में हमको क्या देखना है बेटा, नेक्स्ट तो जाइलम हम समझ चुके हैं, तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम बात करेंगे इसके ऊपर, फ्लोएम के ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन अभी एक चीज यहां पर जो है नेक्स्ट क्लास में तो बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा जाइलम का जो एनसीईआरटी में रखा है वो हमें याद रखना है बेटा, वो ये कि प्राइमरी जाइलम जो होता है वो दो तरह का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ठीक है। देखो, मैंने कहा था जो पहले बनेगा प्रीमिटिव, जिससे कि डेवलप होगा जाइलम, उसे प्रोटोजाइलम बोलेंगे, और जो मैच्योर जाइलम होता है, एम फॉर मेटा, एम फॉर मैच्योर, उसे हम मेटाजाइलम बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखिए, द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट कॉल्ड द प्रोटोजाइलम, और लेटर बाद में बनने वाला प्राइमरी जाइलम जो होता है उसे मेटाजाइलम कहते हैं। जो इनिशियल बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम, जो मैच्योर बनता है उसे बोलते हैं मेटाजाइलम, ठीक है, याद रखिए। अब सारा खेल इस बात का है कि जाइलम के डेवलपमेंट का डायरेक्शन, देखो हम मान कर चलते हैं कि ट्रांसवर्स सेक्शन में माना रूट का हमने और स्टेम कट के, तो हम क्या बोलते हैं, इनमें डेवलपमेंट की दिशा क्या है। जैसे हम कहते हैं आपसे कि इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर, स्टेम में क्या होता है, स्टेम में प्रोटोजाइलम जो है वो केंद्र की तरफ होगा और मेटाजाइलम जो है वो पेरिफेरी की ओर बनेगा, ठीक है। मतलब ये है कि स्टेम में आप पाओगे कि जो इनिशियल जाइलम है वो अंदर की ओर होगा और मेटाजाइलम पेरिफेरी की होगा। मतलब ये क्या बोला हमने, इन स्टेम द प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन, के इस तरह के जाइलम को बोलते हैं एंडार्क के। एंडार्क में क्या होगा बेटा, कि क्या होगा कि जो जाइलम है, जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की ओर होगा बेटा, और मेटाजाइलम जो है वो पेरिफेरी की तरफ होगा उसमें, ठीक है। मतलब ये कि ये सेंट्रीफ्यूगल अंदर से, केंद्र से बाहर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर से बाहर लगता है ना,
और जो सेंटर की ओर लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल यानी अंदर से बाहर की ओर के, अंदर से बाहर की तरफ डेवलपमेंट होगा, प्रोटोजाइलम अंदर होगा, मेटाजाइलम पेरिफेरी पर बनेगा, वो होगा स्टेम के अंदर। और स्टेम का जाइलम क्या होता है? एंडार्क। तो एंडार्क टर्म, जब भी कभी मैं एंडार्क टर्म इस्तेमाल करूंगा तो ये मैं स्टेम के जाइलम के लिए वर्ड यूज करूंगा, ठीक है। जबकि रूट में क्या होता है? रूट में प्रोटोजाइलम पेरिफेरी में होता है और डेवलपमेंट सेंटर क्यों होता है? सेंट्रीपिटल होता है, सेंटर की ओर डेवलप। जब सेंटर से दूर होगा, सेंट्रीफ्यूगल तरीके से होगा, तो हम बोलेंगे एंडार्क। और जब डेवलपमेंट प्रोटोजाइलम पेरिफेरी में होगा और मेटाजाइलम बीच में बनेगा, मतलब प्रोटोजाइलम यहां पर है और मेटाजाइलम कहां बन रहा है? अंदर बन रहा है मेटाजाइलम, ठीक है। मतलब जो फंक्शनल जाइलम है वो बीच में होगा, स्टेम में पेरिफेरी में होगा, ओके। मतलब रिस्पेक्टिवली आपस की पोजीशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा आपसे कि प्रोटोजाइलम यदि सेंटर में है, मेटाजाइलम पेरिफेरी की ओर बन रहा है, मतलब वो एंडार्क कंडीशन है, स्टेम में होती है। और रूट में प्रोटोजाइलम पेरिफेरी में होता है, मेटाजाइलम सेंटर की ओर बनता है, तो ये क्या होती है? वो एक्सार्क कंडीशन होती है। तो एक्सार्क जाइलम होता है रूट में और एंडार्क होता है स्टेम में, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर। तो देखो, है ना, देखिए इमेज को ध्यान से देखिए आप कि एक्सार्क में क्या हो रहा है? प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पर है, मेटाजाइलम जो है वो सेंटर में, एक्सार्क कंडीशन। और एक्सार्क कंडीशन कहां होती है बेटा? ये रूट में होती है, याद रखिए, रूट में होती है, ठीक है। और एंडार्क में देख रहे हो आप, प्रोटोजाइलम सेंटर में है, मेटाजाइलम पेरिफेरी में है, तो ये क्या है बेटा? ये है आपकी स्टेम में, आपको ये देखने मिलता है, ठीक है। तो प्रोटोजाइलम जो है वो क्या होता है बेटा? ये आउटर। अब देखो दोनों का अंतर लिख लेते हैं यहाँ पे टेबल में आके, एक्सार्क और एंडार्क जाइलम में कंफ्यूज ना करें। एक्सार्क जाइलम में प्रोटोजाइलम जो होता है वो आउटर साइड ऑफ ऑर्गन में होता है, जबकि एंडार्क में वो सेंटर की जो है वो सेंटर की ओर होता है, ठीक है। और एक्सार्क कंडीशन हमको रूट में देखने मिलती है, जबकि एंडार्क कंडीशन हमको जो है वो स्टेम में देखने मिलती है। ये आपको अच्छे से बेटा याद रखना है, क्लियर, ठीक है। चलिए आज इसमें इतना ही देखते हैं। तो आज हमने जो जाइलम देखा ना, इसको अच्छे से पढ़ना बेटा, और एमसीक्यू देख लेना। मैं डीपीपी में जो क्वेश्चन दूंगा ना, उनको जरूर सॉल्व करना, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्योंकि एक बार हम देखो, अभी तक आप लोग अभी तक हजारों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और हमको लगातार प्रयास करना है। एवरी डे इज इंपॉर्टेंट। हर दिन बेटा आगे बढ़ना जरूरी है, हर दिन इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी दिन को वेस्ट मत कीजिए सफलता के लिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.